स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर का नाम है, आपको बता दे रहे हैं अभी थोड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। चलिए, इसके तहत हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही लिए हैं इस वीडियो में, उसके बाद उसके डिस्कशन को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था यहाँ पर मुर्शिद कुली खान। ठीक है, उसके बाद अगला इसका थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। मुगल सम्राट फारूक शेर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान के मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। चलिए, अगला देख लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने वाला जो युद्ध था वो था प्लासी का युद्ध, जो अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। चलिए, इसका डिस्कशन देख लेते हैं आगे। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ था। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। नवाब की सेना 3 राजद्रोही का मतलब होता है जो अपने राज से द्रोह करते हैं, उन्हें हम राजद्रोही कहते हैं। मीर जाफर, यार लतीफ़, राय दुर्लभ की सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहन लाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना के नेतृत्व सेना अध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। यहाँ पर मीर जाफर पहले ही अंग्रेज़ों से मिल चुका था और अंग्रेज़ों के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि जैसे ही युद्ध हम जीतेंगे उसके बाद में आपको नवाब बना दिया जाएगा, और इस तरह के गलत आश्वासन के जरिए वो अपने षड्यंत्र में सफल हो जाता है और नवाब को यहाँ युद्ध से जाने के लिए बोलता है। उसके बाद देखिए, प्लासी के युद्ध ने अंग्रेज़ों को तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ कुछ खास नहीं है, जबकि सर्वाधिक यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध हुआ था तिरगुट कहने का मतलब है कि 3 सेनाओं के द्वारा मिल करके अंग्रेज़ों से सामना किया गया था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय की सेना थी, शुजाउद्दौला की सेना थी और मीर जाफर की सेना थी। तो इन तीनों की सेनाओं के द्वारा मिलकर 1764 में बिहार में ही जो स्थित है बक्सर के मैदान में युद्ध होती है और उसमें भी इन लोगों की पराजय होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें 3 नंबर, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। ठीक है, और इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि प्लासी का मैदान कहाँ है, अगर पूछे आपसे तो पश्चिम बंगाल बताइएगा। ठीक है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। 4 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश 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 के युद्ध में। आखिर क्या हुआ था? तो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा पराजित हुआ था प्लासी के युद्ध में। कब पराजित हुआ था? प्लासी के युद्ध में। और प्लासी की युद्ध कब हुई थी? 1757 में हुई थी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव एक बहुत ही योग्य व्यक्ति था जो एक मामूली क्लर्क के रूप में भारत आया था और क्लर्क से अपनी योग्यता के आधार पर वो कासिम बाजार का अध्यक्ष बनता है और वहाँ से सेनापति बनता है और धीरे धीरे गवर्नर जनरल के पद तक जाता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इसका मतलब डिस्क्रिप्शन है, देख लेते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। उसके बाद में जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। ठीक है, पहले तो ये व्यापार करने आए थे, लेकिन यहाँ की अराजकता का लाभ उठाकर ये अपने षड्यंत्र में सफल हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन है। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पीट का यह कथन है। किसका कथन है? विलियम पीट का कथन है। बार बार पूछ लिया जाता है कि किसने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दी थी? तो विलियम पीट ने दिया था ये संज्ञा। किसने दिया था? तो विलियम पीट ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? अभी अभी हमने बताया कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, और दरअसल वहाँ पर प्लासी का मैदान इसलिए उसे बोला जाता है कि वहाँ पर पलास के वृक्ष बहुत अधिक मिलते हैं, पलास के फूल बहुत अधिक मिलते हैं। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो प्लासी का मैदान है पश्चिम बंगाल में किस जिला में है? तो नदिया जिला में है। और किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो भागीरथी नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो राजधानी जो है अब मुंगेर स्थानांतरित मीर कासिम ने की थी। ठीक है, मीर कासिम ने मुंगेर स्थानांतरित की। उसके बाद में वहाँ पर तोरेदार बंदूक और तोप का कारखाना खोला जो बिहार में स्थित है, अभी भी है उसका अवशेष। ठीक है, तो मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के संरक्षणमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि प्लासी का जो लड़ाई हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में, अंग्रेज़ों का जो सेना था, अंग्रेज़ों की जो सेना थी उसका नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने उसका नेतृत्व किया था। उसके बाद में जब सिराजुद्दौला की पराजय हो जाती है तो वहाँ का नवाब मीर जाफ़र को बनाया जाता है, और मीर जाफ़र के बाद में मीर कासिम आता है, और मीर कासिम के बाद में फिर मीर जाफ़र आता है। इस चीज़ को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने युद्ध के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। तो सबसे अधिक निर्णायक जो युद्ध था, आपको हमने बताया शुरू में ही कि प्लासी का युद्ध जो होती है 1757 में, उसके बाद में एक बक्सर की युद्ध होती है जिसमें त्रिकूट 3 बड़े शक्तियों के द्वारा अपनी सेना को मिलाकर के युद्ध लड़ा जाता है बक्सर के मैदान में, जिसमें पराजय हो जाती है तीनों सेनाओं की और अंग्रेजी सेना क्या हो जाता है उसमें सफल हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर बक्सर का युद्ध। ठीक है, अगला इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। ठीक है, यहाँ से एक और चीज़ सीखिए आप लोग कि जब बक्सर का युद्ध होता है उसके बाद में सहायक संधि की जाती है रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में होती है। पहली जो संधि होती है वो होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। तो इलाहाबाद की जो संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में 12 अगस्त 1765 को, इसमें मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपए का पेंशन दिया जाता है, और उसके बदले में मुग़ल बादशाह क्या करते हैं कि 3 जगहों की जैसे मतलब 3 प्रांतों की दीवानी जो मतलब हक है, दीवानी जो उसूल करने का, राजस्व वसूल करने का जो मतलब अधिकार है वो अंग्रेज़ों को दे देती हैं। ठीक है, वो 3 प्रांत कौन सा है? बिहार, बंगाल और उड़ीसा है। उसके बाद में दूसरी जो संधि है वो होती है, दूसरी संधि होती है आपको बता दें 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ठीक है, उसके बाद में
अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था। तो बक्सर की लड़ाई, अभी हमने बताया था कि बक्सर की लड़ाई जो हुई थी वो सर्वाधिक निर्णायक सिद्ध हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है बक्सर का युद्ध, ठीक है, जो 1764 में हुई थी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है देखिए, बक्सर की युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो बक्सर की युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। उसके बाद में बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो बंगाल का नवाब था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर था। इस चीज़ को याद रखिएगा, बक्सर की युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। आपको हमने बताया है कि प्लासी की जो युद्ध होती है उसके बाद में मीर जाफर नवाब बनता है। उसके बाद में उसे संतुष्टि उतनी नहीं मिलती है अंग्रेज़ों को, तो फिर मीर कासिम को बनाया जाता है। फिर मीर कासिम से भी वो नाराज़ हो जाते हैं, तो फिर मीर जाफ़र को बनाया जाता है और मीर जाफ़र के साथ ही बक्सर की लड़ाई लड़ते हैं 1764 में। 1764 के बाद में वे सहायक संधि भी करते हैं। यहाँ पर इलाहाबाद की संधि, सहायक संधि बोल रहे हैं, सॉरी, इलाहाबाद की संधि करते हैं 12 अगस्त 1765 में और 16 अगस्त 1765 को। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, कौन था? शाह आलम द्वितीय। आपको बताया है कि शाह आलम द्वितीय के द्वारा 12 अगस्त 1765 को एक संधि की जाती है जिसको हम इलाहाबाद की दूसरी संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कारा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। ठीक है, उसके बाद में उसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्राप्त हुई। ठीक है, और सम्राट को 26 लाख रुपए की पेंशन दिया जाना तय हुआ। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, कितने का पेंशन? तो 26 लाख रुपए का। वही निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। चलिए अगला इसमें का देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ है कि शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, जिनका कार्यकाल था 1806 से 37, और बहादुर शाह द्वितीय जो 1837 से 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। यहाँ पर दो क्वेश्चन अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि जो अकबर द्वितीय था, अकबर द्वितीय राजा राममोहन राय को, जो राममोहन राय थे, उन्हें मतलब राजा की उपाधि किसने दिया था, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने, जिसका कार्यकाल कितना रहा? 1806 से 37, और ये किसका पुत्र था? तो शाह आलम द्वितीय का था। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय था 1837 से 1857 तक इसका कार्यकाल रहा। ये 1857 की क्रांति में भाग लेता है और अंग्रेज़ों के द्वारा इसको बंदी बनाकर रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ पर मांडले जेल में इसकी मृत्यु हो जाती है 1862 ईस्वी में। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसे बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो बंगाल की दीवानी मुगल सम्राट ने प्रदान की, और मुगल सम्राट का क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की, उसके बदले में उन्हें पेंशन पर रखा जाता है। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो ये अधिकार दिए गए, दीवानी अधिकार, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ठीक है, उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी उसके तहत दीवानी प्रदान की गई। ये पूछा गया भी क्वेश्चन है, 48वीं और 52वीं BPSC के प्री एग्ज़ाम में पूछा गया है 2008 में। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? देखिए, मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा गया भी क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। अगला इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगौरी सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिए, जिसके बदले में कंपनी को सम्राट 26 लाख रुपए तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। देखिए, इस समय जो कंपनी थी वो मतलब भार संग्रह करने का अपने ऊपर भार नहीं लेना चाहती थी, जो राजस्व संग्रह करने का अपने ऊपर भार नहीं लेना चाहती थी और उसके पास इतना क्षमता भी नहीं था। तो कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां और तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय। ठीक है, एक चीज़ को याद रखिएगा, बिहार के लिए राजा सिताब राय और बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खान को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है, और ऐसे ही मतलब ये चलता रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ठीक है, तो एक खासी जनजाति के संपर्क में आए सबसे पहले। उसके बाद में अगला देखते हैं, यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सिंग का व्यापार करने हेतु सिलहट के सीमा पर पंडुआ में आते थे। देखिए, कहाँ पर आते थे? पंडुआ में आते थे। किस चीज़ की व्यापार करने के लिए? रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सिंग का व्यापार करने के लिए। उसके बाद आपको बता दें, खासी पर्वत में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तथा बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर अंबर का युद्ध, सही कालानुक्रम देखिए क्या है? अंबर का युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर का युद्ध। देखिए, अंबर का युद्ध जो हुआ था 1749 में हुआ था। कब हुआ था? 1749 में। वही प्लासी का युद्ध 57 में और ये वांडीवास का युद्ध 1760 के करीब में हुआ था और उसके बाद में बक्सर का युद्ध 1764 में। तो यहाँ पर बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा सही। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अंबर का युद्ध अगस्त 1749 में मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने बेलूर के समीप अंबुर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए गए। ठीक है, यहाँ पर अगला देखते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में जो हम चर्चा कर चुके हैं, इसको नहीं करना चाहते हैं अभी। उसके बाद में वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली है कि वांडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 में, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयर कुट ने किया था। जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो काउंट डी लाली ने किया था। और एक चीज़ हम आपको बताते चले कि इसी युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का यहाँ से पतन हो गया, भारत से वो पूर्ण रूप से मतलब चले गए। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि बक्सर का युद्ध जो हम चर्चा कर चुके हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। देखिए, वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था काउंट डी लाली। ठीक है, जो अभी हमने चर्चा किया है कि काउंट डी लाली फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था और अपने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था आयरकुट।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर, वांडीवास के युद्ध 1760 में हुए थे। फ्रेंच एवं ब्रिटिशों को हराया। नहीं, गलत है, ब्रिटिशों ने डच को हराया। ये भी गलत है, ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हराया। फ्रेंच कहने का मतलब है फ्रांसीसियों को हराया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित के लिए कहेगा तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन ही देख लेने में उचित रहेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम के संयुक्त सेनाओं के मध्य हुआ था। वहीं वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760, ठीक है, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ठीक है। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849, ठीक है, को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ कर रहे थे और वहीं सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह कर रहे थे। ठीक है। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ था। उसके बाद में इसके आगे देख लेते हैं कि इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। आपको बता दें कि डलहौजी का कार्यकाल जो है 1856 तक रहा, 1848 से 56 तक रहा। ठीक है। तो उस समय कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें भारत के सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ कर रहा था। ठीक है। उसके आगे देख लेते हैं एक बार, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किया? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया। किसने किया? मराठों ने किया। ठीक है। उसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों के द्वारा किया गया। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहर पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सलवाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर बार बार पूछा जाता है कि सलवाई की संधि कब हुई? तो सलवाई की संधि हुई 1782 ईस्वी में। कब हुई? 1782 ईस्वी में। किसके बीच? तो अंग्रेजों एवं मराठों के बीच में। ठीक है। 1784 में मंगलौर की संधि हुई थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी, जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई। और उस समय कौन सी संधि हुई थी? मंगलौर की संधि हुई थी। बेलिजली ने 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहीं पर ये समाप्त हो गया। हमारा अगला टॉपिक रहेगा क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ और मेरा हेल्पिंग नेचर है। ठीक है। धन्यवाद।